हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है। ऑप्शंस दिए हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, स्वायत्तता बनाम ग्लानि या अंतरंगता बनाम अलगाव। यहाँ पे पूछा है कि जो एरिक एरिक्सन थे उनके अनुसार किशोरावस्था के लिए इन चारों में से कौन सा संकट है। तो बात हुई ऑप्शन नंबर 1 का, देखें कि विश्वास बनाम अविश्वास। तो ये जो है ये आपका एज ग्रुप होता है इसका जन्म से लेके और 1.5 साल तक के लिए, और हमें किसके लिए पूछा है, किशोरावस्था के लिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर में। बात करें ऑप्शन नंबर 3 स्वायत्तता बनाम ग्लानि की, तो स्वायत्तता बनाम जो ग्लानि होता है वो आपका होता है 1.5 साल से लेके और 3 साल तक के लिए। तो ये भी आपका ऑप्शन से डिलीट। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देखें, अतरंगता बनाम अलगाव। तो ये जो होता है इसका एज जो पीरियड है वो है आपका 20 से लेके 45 साल का। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। ये जो होता है इसमें इन्होंने एज ग्रुप रखा था आपका 12 से लेके 20 साल तक का। तो जो एरिक एरिक्सन थे उन्होंने क्या किया था कि विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी। तो उनमें से पहचान बनाम जो भूमिका संभ्रम है वो है आपका 12 से 20 वर्ष, मीन्स जिसमें क्या आ जाएगी आपकी किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमें पूछा कि वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत थे उनमें से कौन सा नहीं है। तो वृद्धि और विकास के जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास जो होगा वो जीवन पर्यंत चलेगा, निरंतर चलेगा। हम ये भी पढ़ते हैं कि वहाँ पे एक क्या होता है, समायोजन का सिद्धांत, उसके बाद एक व्यक्तिकता का सिद्धांत। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत करके कोई सिद्धांत वृद्धि और विकास में हम नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि ये जो वर्गीकरण का सिद्धांत है ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। ऑप्शंस हैं, युंग, फ्रायड, एडलर या सलीवन। तो यहाँ पे हमसे पूछा है सामूहिक अचेतन के लिए। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, इसमें सामूहिक पे ध्यान ना देके सिर्फ अचेतन पे ध्यान देंगे और आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 फ्रायड, जो कि आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा है सामूहिक अचेतन के बारे में। फ्रायड जो थे उन्होंने अचेतना के बारे में बात जरूर करी थी, लेकिन सामूहिक अचेतना के बारे में जो बात करी थी वो आपके करी थी ऑप्शन नंबर 1 युंग ने। इन्होंने बताया था कि सबसे ऊपर जो होती है वो होती है हमारी चेतना। उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगा हमारा अचेतन मन, जिसमें क्या होगा, अचेतन में सबसे ऊपर रहेगी आपकी व्यक्तिगत अचेतन रहेगा, और उसके बाद में क्या रहेगा, सामूहिक अचेतन रहेगा। तो ये जो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय था वो दिया था हमें ऑप्शन नंबर 1 युंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शंस है, व्यवहार, चिंतन, तर्क या अभिप्रेरणा। तो बात हुई है यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि हमें किसके द्वारा दिया गया था, पावलोव के द्वारा। तो यहाँ पे बात ये पूछी है कि किस पे बल दिया है, व्यवहार पे, चिंतन पे, तर्क पे या अभिप्रेरणा पे। तो ये जो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ये किस पे बल देता है, ये देता है आपके व्यवहार पे। और इस सिद्धांत के अंतर्गत हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है आपका CR, एक होता है CS। CR मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स और CS मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। एक होता है आपका UCR और एक होता है आपका UCS।
तो जब क्या हुआ, हम नॉर्मली इसमें क्या पढ़ते हैं, पावलोव ने किस पे किया था ये सिद्धांत, ये जो था प्रयोग, ये किस पे किया था, कुत्ते पे। तो कुत्ते को जब उन्होंने खाना दिया, तो खाना क्या है आपका, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, मतलब अनुबंधित क्या है आपका, उद्दीपक है। तो उस खाने को देख के जो कुत्ते के मुंह में लार आई, वो क्या है आपकी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, मतलब कि अनुबंधित अनुक्रिया है। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमने क्या किया कि जब खाना देने लगे उससे पहले हम घंटी बजाने लगे, तो कुत्ता क्या करेगा कि जो घंटी है, घंटी को जो खाना आने की पूर्व सूचना समझेगा और घंटी को सुनकर ही क्या करेगा, लार टपकाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो आपकी घंटी है वो किसका काम करेगी, वो काम करेगी कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि आपका अनुबंधित उद्दीपक का काम करेगी। और जो आपकी लार आई, घंटी को सुन के जो लार आई, वो लार जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगी, जिसे हम बोलेंगे कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो ये था आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और जिसमें बल किस पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका व्यवहार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि जो आपका एनसीएफ 2005 है उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत थे, तो उन सिद्धांतों में से इनमें से कौन सा उनमें नहीं है। तो यहाँ पे जो रटने को महत्व प्रदान न करना, ये जो था उसके आधारभूत सिद्धांतों में दिया हुआ था कि 2005 जो है आपका एनसीएफ 2005 वो रटंत जो आपकी शिक्षा है, रटना जो प्रणाली है उसकी आलोचना करता है। तो यहाँ पे रटने को महत्व नहीं दिया गया है। दूसरा कि पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, कि एनसीएफ का कहना है कि सिर्फ किताबी ज्ञान जो है वो ही काफ़ी नहीं है, किताबों के बाहर भी आपको ज्ञान मिल सकता है और बहुत ज़रूरी ज्ञान मिल सकता है, सिर्फ किताबों के अंदर ही ज्ञान नहीं होता। बात करें ऑप्शन नंबर 4 कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो ये भी आपके एनसीएफ के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है, लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना ये उसके अंदर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा कि जो एनसीएफ 2005 थे उसके सिद्धांतों में ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो हमें ये पूछा है कि यहाँ पे चारों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। तो यहाँ देखें, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, तो क्या ऐसा होता है क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो गया। बात करें अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। बात करें बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, तो हाँ, हमारे जो एनसीएफ 2005 है उसमें भी ये बात नोट है, और उसके अलावा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो भी इसी बात पे जोर देता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फ्रॉबेल, WH किलपैट्रिक, मिस हेलन पार्कहर्स्ट या डाल्टन। तो यहाँ पे जो डाल्टन शिक्षण विधि है ये एक शिक्षण विधि है, और ये जो कराई जाती है ये कराई जाती है आपके 8 से लेके 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसका जो विकास था ये किसने किया, ये हमसे पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए, कि मिस हेलन पार्कहर्स्ट जो थे उनके द्वारा डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया गया, और ये कितने उम्र के बच्चों के लिए थी, 8 से 12 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं,
विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए बात हुई है कि जो बच्चा गलती करता है उनके बारे में, कि विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर वो गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। और जो बच्चा है उससे आप परफेक्शन की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई भी चीज़ वो सही करेगा। बात करें कि विद्यार्थी की लापरवाही के कारण ही त्रुटियां होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे सबसे जो सर्वोत्तम कथन है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि जो त्रुटियां होती हैं वो क्या मानी जाती है, अधिगम प्रक्रिया का भाग है, कि बच्चा अगर त्रुटियां करेगा तभी तो वो सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शंस है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि बाल मनोविज्ञान जो है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो चारों में से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सर्वोत्तम है, कि प्रत्येक जो बच्चा है वो क्या है, अपने आप में विशिष्ट है। क्योंकि जब हम बात करते हैं विकास की, तो जो आपका विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको हम क्या बताते हैं, उसको हम बताते हैं गुणज। किस किस का, एक आपका वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, और दूसरा आपका वातावरण जिसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। तो जो आपकी हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, वो कभी भी दो बच्चों का समान नहीं हो सकता। वहीं बात करें हम एनवायरनमेंट की, तो वो भी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अंतर रहेगा, आप बिल्कुल भी सेम नहीं दे सकते। और हेरिडिटी जो है, जब एक माँ के दो ट्विंस बच्चे होते हैं वो ही सेम नहीं हो सकते, तो फिर बाकियों की तो बात ही क्या की जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रत्येक बच्चा होगा वो क्या होगा, अपने आप में क्या विशिष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था घने संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोधी अवस्था है, ये कथन है। ऑप्शन हमें दिए हैं, स्टेनले हॉल, हॉलिंगवर्थ, ब्लेयर या किंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज है ये हिंदी में ना होके थोड़ा मारवाड़ी जैसे है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम रीट एग्ज़ाम की, जो कि होता है हमारे राजस्थान में। तो कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस को वो लोकल लैंग्वेज के अंदर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो डेफिनेशन है ये है आपकी ऑप्शन नंबर 1 स्टेनले हॉल की। इन्होंने किशोरावस्था के लिए बताया था कि ये क्या है, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन किसका है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सिरिल बर्ट, टर्मन, टेलर या मोरेंटिस। तो बात यहाँ ये की गई है कि पिछड़ा बालक हम किसे कह रहे हैं, कि जो बच्चा क्या है कि अपनी आयु के अनुरूप जिस कक्षा में होना चाहिए उससे भी जो नीचे वाली कक्षा है उसका वो कार्य नहीं कर पा रहा। तो इसको पिछड़ा बालक किसके अकॉर्डिंग कहा गया है, सिरिल बर्ट ने इसको पिछड़ा बालक कहा, टर्मन ने कहा, टेलर ने कहा या मोरेंटिस ने कहा। तो यहाँ पे ये जो बात हुई है ये बात हुई है आपके ऑप्शन नंबर 1 सिरिल बर्ट के अनुसार। इन्होंने बताया था कि पिछड़ा बालक हम किसे कहेंगे, कि जो अपने पाठशाली जो जीवन है उसमें अपनी आयु के अनुरूप जो भी कक्षा है उससे नीचे की कक्षा का भी अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा तो हम उसे क्या रख देंगे, पिछड़ा बालक की श्रेणी में रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर या परीक्षण के आधार पर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका एनसीएफ 2005 है उसमें जो कक्षा 1 और 2 मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जो आपकी क्लास है उसके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उनका लिखित परीक्षण हो, मौखिक हो या दोनों तरह से हो या प्रेक्षण हो। तो यहाँ पे जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसने लिखित
और मौखिक जो परीक्षण है उनके ऊपर साफ साफ मना किया गया है क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका प्रेक्षण, इसके आधार पर क्या होना चाहिए, कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन होना चाहिए। ये हमें किस में बताया गया है, एनसीएफ 2005 में। यहाँ पे प्रेक्षण का जो मतलब है वो है आपका बाह्य निरीक्षण, कि जब आप मान लो फर्स्ट क्लास का कर रहे हो मूल्यांकन, तो पूरे 1 साल के अंदर टीचर क्या करेगा, बच्चों का निरीक्षण करेगा और उसी निरीक्षण के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। उनसे किसी भी तरह की लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऑप्शन दिए हैं उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, या छात्र परीक्षा व परिणाम। तो हमसे यहाँ पूछा है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसके 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है आपका उद्देश्य, फिर क्या अधिगम अनुभव, और लास्ट में मूल्यांकन। मूल्यांकन किस चीज़ का, कि जो हमने उद्देश्य बनाए थे क्या वो किस हद तक वो हमने अचीव करे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शंस दिए हैं नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो यहाँ बात हुई कोहलबर्ग की, कि कोहलबर्ग के अनुसार जो बच्चे हैं उनमें क्या करना है, नैतिक मूल्यों का विकास करना है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि आप उनको क्या करो, नैतिक मुद्दों पर आधारित जो भी चर्चाएं हैं उनमें आप उनको शामिल करो। और बात करें कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के लिए जो अवस्थाएं बताई थी, तो इन्होंने बताए थे 3 लेवल बताए थे और उनके अंदर 6 स्टेज बताई थी। तो ये कुछ बातें हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ हमसे पूछा कि क्या हुआ, एक टीचर है वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब खुद नहीं देगी और क्या करेगी कि जो बच्चे हैं उनको वो क्या करेगी, उनको उत्तर देने के लिए या तो उनको ग्रुप डिस्कशन करवाएगी या फिर कुछ भी जैसे हेल्प कर पाएगी उनको, लेकिन खुद आंसर नहीं देगी, उन्हीं को प्रोत्साहित करेगी कि वो आंसर करे। तो यहाँ पे ये जो है ये कौन से सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो बात हो रही है ये आपकी हो रही है ऑप्शन नंबर 2 अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन की। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है। ऑप्शंस दे रखे हैं फ्रेयरे, जॉन हॉक, पियाजे या स्किनर। तो बात यहाँ हुई है बैंकिंग शिक्षा की। बैंकिंग शिक्षा में क्या होता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं जो रटंत जो विद्या है उस पर बल दिया जाता है कि रटना ही क्या है, सीखना है। इसके अंदर क्या माना जाता है कि जैसे एक शिक्षक है, उस शिक्षक ने उसका जो विद्यार्थी जीवन था उसमें जो कुछ भी सीखा, जिस तरह से भी सीखा, तो वो क्या करेगा, अपने स्टूडेंट, अपने जो विद्यार्थी हैं उनको भी उसी तरह से सिखाएगा कि भाई हमने ऐसा सीखा था और ये चीज़ ऐसे ही है, आप भी इसको ऐसे की ऐसे रट डालो। तो एक तरह से इस बैंकिंग शिक्षा मॉडल जो है इसमें क्या होता है कि रटने को ही सीखना माना जाता है। तो ये जो दिया था ये आपके दिया गया था ऑप्शन नंबर 1 फ्रेयरे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बैंकिंग शिक्षा के जो पिता है वो फ्रेयरे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत, एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं थॉर्नडाइक, पावलोव, एल्फ्रेड बिने या फ्रीमैन। तो जो आपका एकल घटक या एकल अव्यय जो सिद्धांत था बुद्धि का वो दिया गया था ऑप्शन नंबर
थर्ड, एल्फ्रेड बिने के अनुसार, इनके अनुसार क्या था कि जो बुद्धि है हमारी वो क्या है, एक तरह की शक्ति है, और इस शक्ति से आप गणित भी सीख सकते हैं, चाहो तो आप इसको यूज़ करके साइंस भी सीख सकते हो। मतलब इनका कहना था कि ये एक तरह से कंबाइंड एक पावर है जिसका यूज़ करके आप जो मतलब किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। तो एल्फ्रेड बिने के अनुसार ये एकल घटक या एकल अव्यय जो सिद्धांत था ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? ऑप्शन हमें दिए हैं ईर्ष्या, वीर पूजा, उत्तेजना या जिज्ञासा की प्रबलता। तो वैसे तो देखा जाए तो वीर पूजा भी क्या है, किशोरावस्था की विशेषता है। ईर्ष्या, उत्तेजना ये सारी की सारी हैं, लेकिन बात हमसे क्या पूछी है, संवेगात्मक विशेषता कौन सी है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाएगी, किशोरावस्था में पाई जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है उत्तेजना, ये क्या है, ऐसी संवेगात्मक विशेषता है जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएगी, किशोरावस्था में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास रे माय किण अवस्था माय तीव्र परिवर्तन होवे। तो यहाँ हमसे पूछा, ऑप्शन हमें दिए हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था। क्वेश्चन ये है कि जो आपके संवेगात्मक विकास होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है आपका, तो वो कौन सी वाली अवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा तीव्र परिवर्तन होते हैं, कि किस अवस्था में क्या होगा, जो आपके संवेगात्मक विकास है उसमें सबसे ज़्यादा या सबसे जल्दी परिवर्तन होंगे, तो वो आपकी कौन सी अवस्था है? तो वो आपकी अवस्था है ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। ये जो एज है इसके अंदर जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें सडन चेंजेस आते हैं, तीव्र परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान तनाव का प्रयोग किया है? ऑप्शन हमें दे रखे हैं जॉन लॉक, जी स्टेनले हल, क्लार्क हल या सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ हमें ये पूछ लिया कि क्या हुआ, कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने किशोरावस्था जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज में लिए, तूफान और तनाव जैसे वर्ड्स यूज में लिए हैं। तो ये जो परिभाषा आती है ये आपकी आती है ऑप्शन नंबर 2 जी स्टेनले हॉल के शब्दों में। उन्होंने ही क्या बताया था कि जो आपकी किशोरावस्था है वो क्या है, तूफान, तनाव, संघर्ष और तूफान का समय है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण एजेंसी है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं केवल परिवार, केवल स्कूल, केवल सोसाइटी या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो भी आपको बेटर आंसर लगे वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।